गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे हिमानी के अपर्दन कार्य। जिस तरह से हमारे धरातल के ऊपर जो गतिशील कारक हैं वो कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार हिमानी भी अपना कार्य करता रहता है और वह अपर्दन करता है और निक्षेपण करता है। ठीक है, यानी जो नदी है, इससे पहले वाले लेशन में अपन ने पढ़ा था कि नदी के अपर्दन कार्य और निक्षेपण कार्य। तो जिस प्रकार से नदी अपर्दन करता है उसी प्रकार से जो हिमानी है वह भी अपर्दन करता है और किसी भी स्थलाकृति को एक दिन समतल प्राय मैदान में परिवर्तित कर देता है। तो सबसे पहले हिमानी होता क्या है? हिमानी जो बर्फ की जो नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी बर्फ से एक हमारे धरातल पर एक ऊंचाई के ऊपर वर्षा का जल है, वो जल के रूप में ना होकर हिम के रूप में वर्षा होती है और जब गर्मी पाकर वह जल जब पिघलने लगता है तो वही हिमानी का रूप ले लेता है। यानी इसके अलावा हमारे धरातल पर कई ऐसे स्थान हैं जो ऊंचाई लिए हुए हैं और वहां पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहां पर जो चोटियां हैं वो बर्फ से आच्छादित रहेंगी और वहां पर जैसे जैसे जो वर्षा है वो हिमपात के रूप में होती है, वहां पर जो हिम है वो एकत्रित होती रहती है, जैसे जिन्हें हिम रेखा कहा जाता है। यानी हमारे धरातल पर जो अपन कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी ध्रुवों की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हिम रेखा की ऊंचाई 666 मीटर है, जहां पर 666 मीटर की जो ऊंचाई है वहां पर जो भी स्थान है वो बर्फ से आच्छादित रहेगा, यानी 666 मीटर पर। इसके अलावा जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो वहां पर भूमध्य रेखा पर 5600 मीटर से 6000 मीटर की जो ऊंचाई की जो चोटियां होती हैं वो बर्फ से आच्छादित रहती हैं। ठीक है, तो जब इनको गर्मी मिलती है, जो गर्मियों के अंदर ये जैसे जैसे पिघलती हैं तो यह एक हिमानी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और हिमानी का रूप लेती हुई अपर्दन करती हैं और जब ये बहती हैं तो इनके द्वारा इनके साथ क्या होता है, ठोस जो हिम है वो बहती है और ठोस हिम के बहने के कारण वह चट्टानों के साथ रेगमाल का कार्य करती हुई कटाव करती है, अपर्दन करती है और जो वो अपर्दन के फल स्वरूप जो भी मलबा और चूर्ण उसके साथ होता है वह उसको बहाकर ले जाती है और एक जगह निक्षेपित करती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हिमानी है वो अपना कार्य अपघर्षण उत्पाटन के रूप में जो अपना अपर्दन कार्य है वह हिमानी करती है। ठीक है, तो चलो आज अपन देखते हैं हिमानी के जो अपर्दन कार्य है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी, जिस तरह से नदी जब अपर्दन करती है तो वह वी आकार की घाटी बनाती है, उसी प्रकार से जब हिमानी अपर्दन करती है तो वह अपने तल को चौरस और चपटा बना देती है। ठीक है, और जैसे जैसे उसका तल चौरस होगा तो क्या होगा, यानी ये वी आकार है और वह अपने तल को चौरस और चपटा बनाएगी, इस तरह से काटेगी तो ये किस तरह की आकृति बन जाएगी, यू आकार की आकृति बन जाएगी। और इसके जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले किनारे होते हैं और इसका तल चौरस और सपाट होता है, जिसके कारण अंग्रेजी के यू अक्षर के समान की आकृति का निर्माण होता है, जिसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है लटकती घाटियां। जब सहायक हिमनद और मुख्य हिमनद, यानी ये तो हो गया यू आकार की घाटी, और जब घाटियों के अंदर यू आकार की घाटियां या घाटियों के अंदर जब हिमानी बहती है तो वह अपनी सहायक नदियां और मुख्य नदी होती है वो अपनी सहायक नदियों के साथ इतना कटाव करती है कि वो तल को और अधिक चौरस और अधिक सपाट बना देती है, जिसके कारण वह दूर से देखने पर एक लटकती घाटी की तरह दिखाई देता है, जिसे लटकती घाटियां कहते हैं। ऐसे उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की जो येमोसाइट की घाटी है वहां देखने को मिलते हैं। यानी जो लटकती घाटी है उसके उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो येमोसाइट घाटी है वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर यू आकार की घाटियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है,
उसके बाद में है तीसरे नंबर की जो शिलाकृति हिम बनाता है वह है हिमगहर, यानी जब ऊंचाई से हिम है वो नीचे की ओर पिघलता है तो जो हिम के जो भारी टुकड़े होते हैं वह चट्टानों को, जो ढीली सेल वाली चट्टानें होती हैं उनको काटती जाती है, जिसके कारण चोटियों के अंदर नीचे की तरफ आने पर गड्ढे बनते जाते हैं, जिनको हिमगहर या हॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब कभी इन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है, यानी ऊपर से हिम आने के कारण पहले बनते हैं गड्ढे, और जब इन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है तो उनको सर्क या हॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सर्क और हॉर्न। ठीक है, उसके बाद जो हिम है वो अगली शिलाकृति बनाता है ग्रीसरंग, यानी ग्रीसरंग हिम, पर्वत की चोटी। ग्रीसरंग का मतलब पर्वत की चोटी। जब जो हिमगहर होते हैं इनके ऊपर गड्ढे बनते जाते हैं और इन गड्ढों के द्वारा इतना अधिक कटाव हो जाता है कि अंत में यह एक चोटी के रूप में शेष बचता है, जो दूर से देखने से चोटी की तरह दिखाई देता है, जिसे ग्रीसरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कंघी श्रेणी। जब कई प्रकार के जो सर्ग हैं वो मिलकर, कई प्रकार की सर्ग होते हैं वो मिलकर अपनी आकृति को इस तरह से तीखा बना लेते हैं कि वो दूर से देखने पर कंघी की तरह दिखाई देता है, जिसे कंघी श्रेणी भी कहते हैं। और यह इतने ज्यादा तीक्ष्ण हो जाते हैं जिन्हें अरेत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब कंघी श्रेणी के अंदर जो ये सर्ग होते हैं वो अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं, जिसे अरेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है नुनाटक। जब हिमानी है वो ऊंची नीची तथा असुरक्षित चट्टानों को काटती रहती है, जिसके कारण यह एक टीले की भांति दिखाई देती है, जिसके चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, जिसे नुनाटक कहते हैं। यानी बर्फ के टीले, जो बर्फ के टीले होते हैं उन्हें नुनाटक कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली शिलाकृति जब हिमानी बनाती है तो उसे कहते हैं कोल। कोल क्या है देखिए, जब ग्रीसरंग होता है या फिर हिमगहर होता है वो कई बार इस तरह से कटाव करता है और उसके कटाव करने से चट्टान है वो इतनी अधिक कट जाती है कि इसके आर पार छेद बन जाते हैं, जिन्हें कोल कहते हैं। यानी जो हिमगहर के द्वारा जो छेद होते हैं वो इतने अधिक गहरे हो जाते हैं कि वो आर पार हो जाते हैं, जिन्हें कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली शिलाकृति जो हिमानी बनाती है वो है श्रृंग व पूछ, यानी श्रृंग व पूछ। ये देखो इस तरह की शिलाकृति। जब हिमानी के मार्ग में कई प्रकार की ढीली और ढीली शैलें आती हैं तो उनमें से वह ढीली शैलों का कटाव करती रहती है, जिसके कारण श्रृंग व पूछ, ये देखो ये पूछ की तरह दिखाई देता है ना, श्रृंग व पूछ की जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिसे श्रृंग व पूछ कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हिमानी अगली शिलाकृति बनाती है, उसे कहते हैं हिम सोपान। सोपान के नाम से पता चल रहा है, सोपान किसे कहते हैं, सीढ़ी, सीढ़ियां जो होती हैं उन्हें सोपान कहते हैं। तो कई बार जो हिमानी होती हैं वो शैलों का कटाव इस तरह से करती हैं, यानी जो कठोर चट्टानें हैं वो खड़ी रह जाती है, कोमल चट्टानों का वो कटाव कर लेती है, जो कि एक सीढ़ी की भांति दिखाई देता है। कई जगह यह जो सोपान होते हैं वो 1 से 2 किलोमीटर होता है, जिसे दैत्य सोपान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सीढ़ियों की जैसी आकृति जब जो हिमानी बनाता है, यानी कठोर चट्टानें हैं वो सीढ़ियों की भांति खड़ी रह जाती हैं और कोमल चट्टानें हैं वो कट जाती हैं, जिन्हें हिम सोपान के नाम से जाना जाता है। अगली शिलाकृति की यदि बात करें तो अगली शिलाकृति जो हिमानी बनाता है वो रास मुटोने। रास मुटोने में क्या होता है कि इसके अंदर जब हिमानी कटाव करता है तो कटाव के फल स्वरूप यह शिलाकृति इस तरह की बन जाती है कि एक इस तरह की
गोल संरचना की तरह बन जाती है, जो दूर से देखने पर भेड़ की पीठ की जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इसे रासमुटोने कहते हैं या भेड़ पीठ सेल कहते हैं। इसके अंदर की जो संरचना होती है वो दूर से देखने पर गोल संरचना की तरह, वो उसकी इस तरह से कटाव इसके अंदर करती रहती है कि दूर से देखने पर वह भेड़ के पीठ के समान दिखाई देती है, इसीलिए उसे भेड़ पीठ सेल या रासमुटोने के नाम से जाना जाता है। और अगला है फियोर्ड। फियोर्ड जिस तरह से नदी है वो अपना अंतिम जो स्थलाकृति बनाती है वो होता है डेल्टा, उसी तरह से हिमानी भी अपना अंतिम जब स्थलाकृति का निर्माण करती है तो उसे कहते हैं फियोर्ड। जब हिमानी है वो समुद्र तट में जब गिरती है तो वह अपनी घाटी को समुद्र जो अपन कह सकते हैं तट तट के बराबर है, वो उसमें कटाव करती रहती है, जिसे फियोर्ड तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हिमानी है वो बहती है तो वो कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब जिस तरह से नदी है, वो नदी जब उसने अपरदन किया तो अपरदन के फलस्वरूप उसके साथ जो मलबा और चूर्ण बहा तो उससे कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनी निक्षेपण से। उसी प्रकार हिमानी भी जब बहती है और कटाव करती है, अपरदन करती है, तो अपरदन के फलस्वरूप जो भी निक्षेपण होता है उसके द्वारा भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आज अपन ने पढ़ा हिमानी के अपरदन कार्य और कल अपन पढ़ेंगे हिमानी के निक्षेपण कार्य, यानी जो अपरदन कार्य के फलस्वरूप जो भी हिमानी ने जो भी अपरदन किया, जो भी चूर्ण सेल काटा, उसको वो एक जगह ले जाकर जमा कर देती है, जिसके द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है वो अपन कल उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।